स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल। और आपको मैं बताना चाहूँगा पहली बुक आपकी मैंने कंप्लीट करा दी है और आज हम जो हमारी दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण नाम से जो बुक है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका पहला अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत स्थिति। स्थिति का मतलब होता है लोकेशन। भारत की क्या लोकेशन है, भारत दुनिया में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और मतलब भारत के बारे में हम पूरा यहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आपकी ये सेकंड बुक है, ये पूरी इंडिया के ऊपर ही है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में ही आपको पूरा पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारा जो यूजर नेम है वो आपके सामने है। अब स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको पता है कि भारत का जो पूरा हमारा क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हमारा एरिया जो है भारत का कुल क्षेत्रफल वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना। और विश्व मानचित्र पर मतलब वर्ल्ड मैप पे भारत की जो लोकेशन है, स्थिति है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। अब कैसी है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब एक लाइन लिखी हुई है, ये शायद आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो मैं अगर इसको रीड करूंगा तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि इस लाइन को तो रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगी, पर मैं आपको ये समझा के रहूंगा। ये है कि भारत का जो मतलब इसका मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक है। अब ये लाइन मैंने पढ़ी है, ये आपको पता है क्या है, ये भारत की लोकेशन लिखी हुई है वर्ल्ड मैप के ऊपर। अब इसको कैसे हम सर्च मारेंगे, वर्ल्ड मैप पे कैसे देखेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो सबसे पहले आइए वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। तो आपके सामने वर्ल्ड मैप खुल गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा ये वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर जो लाइनें लेफ्ट से राइट जाती हैं, ठीक है, ये लाइन जहां मेरा मार्कर चल रहा है लेफ्ट से राइट जाती हैं ये लाइनें, इनको हम कहते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। और जो लाइनें उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छठी क्लास में भी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। और आपको पता होगा कि जो ये बीच वाली रेखा होती है, ये जो 0 डिग्री की रेखा है, लाइन है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर के जो ऊपर के क्षेत्र हैं, उत्तर के साइड के क्षेत्र हैं, उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, शायद आपने सुना होगा। और जो दक्षिण के क्षेत्र हैं इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दो भागों में जो है पूरी दुनिया को ये लाइन बांट देती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने पढ़ा था भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जैसा कि आप देख सकते हो ये 0 डिग्री के ऊपर है भारत, ये हमारा भारत है। तो 0 डिग्री के ऊपर है मतलब ये उत्तर में है, उत्तर की साइड में, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। मैंने आपको बता दिया अक्षांश वो रेखाएं होती हैं जो लेफ्ट से राइट आती हैं, जो आप देख सकते हो, और देशांतर ऊपर से नीचे आती हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो ये भारत का भाग है ये कहाँ पे, भारत कहाँ पर स्थित है। 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांश। 8 डिग्री 4 अंश, पहले तो देखेंगे 8 डिग्री 4 अंश कहाँ पे है। ये 0 डिग्री है, ये 15 है, इसके बीच में होगा आपका 8 डिग्री 4 अंश, उत्तर की साइड है तो मतलब 0 डिग्री से ऊपर होगा, और अक्षांश है तो मतलब ये होगा, ये लाइन जाएगी। तो 8 डिग्री 4 अंश जो होगी आपकी लाइन, वो यहां से आपकी जाएगी, और आप देख सकते हो कि यहाँ भारत का दक्षिण भाग खत्म हो रहा है, तो ये हो गया। और यहां से लेकर कहां तक है आपका 37 डिग्री 6 अंश तक। 37 डिग्री कहां पर होगी, ये होगी आपकी इस साइड में, ठीक है, 37 डिग्री 6 अंश। तो ये आपका 37 डिग्री 6 अंश हो गया। तो आप देख सकते हो अक्षांश के हिसाब से भारत इसके बीच में फिट हो जाएगा एकदम, ठीक है। आप देख सकते हो इस जगह को, ये 37 डिग्री 6 अंश से लेके और ये 8 डिग्री 4 अंश, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ये तो हो गया अक्षांश के हिसाब से भारत कहाँ पर होता है। तो आपको मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं आपको बता दी, नंबर बता दिया रेखा का कि यहां से लेकर यहां तक है। अब वो रेखा आपको ढूंढनी है कहाँ पे, और उसकी सिधाई में लाइन खींच के ले जाओ, भारत आपको मिल जाएगा। अब हम देशांतर रेखा के हिसाब से देखते हैं कि भारत कहाँ पर है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे जो रेखाएं आती हैं उसके हिसाब से भारत कहाँ पर है। तो ये है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व। अब जो देशांतर रेखा है आपको पता है ये पूरी दुनिया को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटती है। पूर्व
एंड पश्चिम। अब भारत कहाँ पे है, वो पूरब में है, ठीक है, भारत पूरब में है। और ये हमने जो देशांतर पढ़ा है वो लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 अंश पूरब। 68 डिग्री कहाँ पर होगा आपका, इस जगह पे। तो 68 डिग्री को हम यहाँ पर लेके आएंगे सीधा खींचते हुए, तो आप देखोगे इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। और मतलब भारत का एक कोना कवर हो गया 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूरब। अब 97 डिग्री कहाँ पर होगा आपका, ये लाइन को भी हम ऐसा ही सीधा ले आएंगे, तो ये ऐसा होता हुआ और ये लाइन ऐसे आ जाएगी, और ये इसके बीच में फिर भारत आ जाएगा। मतलब भारत की लोकेशन हमने ज्ञात कर ली, ठीक है, 8 डिग्री 4 अंश से लेकर, और हमने जो है 37 डिग्री 6 अंश पहले हमने अक्षांश देखा, उसके बीच में भारत आ गया। अब देशांतर के हिसाब से अगर हम देखने गए तो हमने देखा 68 डिग्री 7 अंश पूरब से लेकर और 97 डिग्री 25 अंश पूरब तक ये हमारा भारत था। तो इसके बीच में भारत की लोकेशन आ गई। अब आपको अगर कोई मैप पे बोलेगा कि भारत आपको ढूंढना है, तो आप इन लाइनों के अनुसार आराम से भारत को ढूंढ सकते हो। अगर आपको ना पता हो, सिर्फ आपको ये पता होगा ना ये कितने कितने डिग्री पर है, तो आप इसको लाइन को खींच के भी भारत उसके बीच में आ जाएगा। तो अब मैं मानता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक रेखा और होती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, शायद आपने सुना होगा 23.5 डिग्री की। ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा एक बार देखते हैं। ये 23.5 डिग्री की ये रेखा जो डॉटेड आप देख सकते हो, डॉट डॉट वाली, ये 23.5 डिग्री की रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। कर्क रेखा जो आप ये देख सकते हो, तो ये है कर्क रेखा। अब आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को देखते हैं। अब भारत का आकार, भारत का साइज क्या है, तो मैंने आपको बताया था इसका एरिया जो है वो, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये शायद आपने पहले भी सुना होगा। अब भारत का जो आकार है उसके अंदर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं विशिष्ट भौतिक विविधता। विविधता वाले अभी चैप्टर आप लास्ट में पढ़ के आए हो पहली बुक में। तो विविधता का मतलब होता है वैरायटी, भौतिक का मतलब होता है आपका प्राकृतिक। भारत के अंदर बहुत सारी प्राकृतिक तरह तरह की चीजें हैं। जैसे भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, उत्तर में गंगा जैसी नदी भी है बड़ी, ब्रह्मपुत्र महानदी, कृष्णा गोदावरी कावेरी, ये सब जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी हैं भारत के अंदर। गंगा ब्रह्मपुत्र आपकी महानदी, कृष्णा गोदावरी कावेरी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां भी हैं भारत में। और वनों से ढकी हुई पहाड़ियां भी हैं हमारी, जंगलों से ढकी पहाड़, मतलब ये सब विविधता है हमारी, प्राकृतिक विविधता देखने को मिलती है भारत के अंदर। इतनी सारी वैरायटी है भारत के अंदर कि पहाड़ियां भी हैं, नदियां भी हैं, पर्वत भी हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो ये पहाड़ियां, ये गंगा नदी है आपके सामने, और सॉरी ये आपका पर्वत है, ये आपका हिमालय पर्वत है, ये पहाड़ियां आप देख सकते हो, और ये आपकी गंगा नदी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे और भी कुछ इसमें विविधता है, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी वैरायटी है भारत के अंदर। और वो वैरायटी क्या है, आइए हम देखते हैं। कि मरुस्थल भी है यहाँ पे भारत में, आपको पता है हमारे भारत में रेगिस्तान भी है, उत्तर में हिमालय भी है। और उत्तर पश्चिम साइड में अगर हम जाएंगे, ठीक है, उत्तर पश्चिम साइड अगर देखी जाए तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी, ये उत्तर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और पश्चिम का मतलब ये, उत्तर पश्चिम मतलब ये इलाका। इस इलाके में जो है, अब यहाँ पर क्या पाया जाता है देखते हैं। कि उत्तर पश्चिम में हिंदकुश और सुलेमान की श्रेणी है, हिंदकुश पर्वत भी है यहाँ पे, ठीक है, इसकी पूरी श्रृंखला है, श्रेणी है। उत्तर पूर्व में अगर हम जाएंगे भारत के, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं। और दक्षिण में हम जाएंगे तो विशाल हिंद महासागर है। तो ये इतनी सारी भौतिक विविधता, मतलब प्राकृतिक रूप से भारत के पास इतनी सारी वैरायटी है, मैंने सारी आपको बता दी। और ये जितना मैंने आपको बताया, ये क्या है, इस पूरे सीमांकित जो, मतलब ये पूरा बॉर्डर के अंदर जो ये इलाका जो जो मैंने बताया, मैंने आपको बताया, इस सीमांकित भौगोलिक वृहत भौगोलिक इकाई, मतलब ये जो एक बहुत बड़ी एक भौगोलिक इकाई है, प्राकृतिक एक जो एक ये क्षेत्र है इतना बड़ा जो भारत के बारे में जो मैंने बताया, इस पूरे प्राकृतिक क्षेत्र को, एक पूरे इकाई को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, इन सब चीजों से मिलकर क्या है, एक ये सीमांकित भौगोलिक वृहत भौगोलिक इकाई है, ठीक है। सीमांकित भौगोलिक वृहत भौगोलिक इकाई मतलब बहुत बड़ी और एक बहुत बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। और भारत के अंदर क्या क्या प्राकृतिक वैरायटीज हैं, विविधता है, वो भी मैंने आपको बताई। अब आप देख सकते हो कि ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर आप देख सकते हैं। और उसी के साथ में आप देखोगे यहाँ पर रेगिस्तान भी आप देख सकते हो। तो ये दोनों फोटो मैंने आपको बताई है ताकि आपको पता चले वैरायटी क्या क्या है भारत में। और आगे चलते हैं।
अब भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। महाद्वीप तो आपको पता है एशिया है। अब भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो क्या है, महाद्वीप का ही एक छोटा भाग, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। अब हम देखेंगे एक टॉपिक जो काफी अच्छा टॉपिक है, जो कि है हिंद महासागर। आपको पता है हमारे दक्षिण में हिंद महासागर है, इसको हिंदुस्तान का महासागर भी कहा जाता है। क्या ये वास्तव में हिंदुस्तान का महासागर है या नहीं है, इसका नाम क्यों है इस तरीके से, हिंदुस्तान का ये है या नहीं है, आइए देखते हैं। तो भारत को हिंद यानी हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है इंडिया को जो है हिंदुस्तान भी कहते हैं, और यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है। आपको पता है हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है वो किसी देश के ऊपर रखा गया है। ये पहला ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा हुआ है। और पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच में महासागर के तट पर, हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा वो स्थिति कैसी है। हिंद महासागर आपको दिख रहा होगा ये, और ये आपका पश्चिम एशिया, ये पूर्व एशिया, और बीच में है भारत हमारा। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है तटरेखा का वो भारत का है, ठीक है। भारत का हिस्सा ही सबसे ज्यादा है इस महासागर के अंदर, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि भारत की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कि हिंद महासागर के अंदर। और इसके अंदर महासागर के उत्तरी छोर पर भारत की तटरेखा किसी भी देश की तटरेखा से सबसे लंबी है। जो हमारे भारत की तटरेखा है वो इस समुद्र के उत्तर की साइड में सबसे बड़ी तटरेखा, जो किनारा है, जो तटरेखा है, वो सबसे बड़ी तटरेखा भारत की है। इन तीन पॉइंटों को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर सच में हिंदुस्तान का ही महासागर है, क्योंकि एक तो ये हिंदुस्तान के नाम पर है बना हुआ, और उसका नामकरण जो है वो हिंदुस्तान के नाम पे है। दूसरा, भारत की लोकेशन काफी अच्छी है हिंद महासागर के अंदर। तीसरा, भारत की तटरेखा सबसे लंबी है, किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है जितनी भारत की है हिंद महासागर के अंदर। तो ये पॉइंट बताते हैं कि जो हिंद महासागर है वो वास्तव में हिंदुस्तान का ही महासागर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की लंबी तटरेखा के लाभ, मैंने आपको बताया हिंद महासागर के अंदर भारत की काफी लंबी तटरेखा है। और तटरेखा आप देख भी सकते हो, तटरेखा मतलब किनारे का हिस्सा जो आपका समुद्र का, ये तटरेखा का हिस्सा है, और ये कितना लंबा है। और पूरे हिंद महासागर में आप देख सकते हो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किसकी है, भारत की है। तो इसके लाभ क्या होते हैं भारत को, इतनी लंबी तटरेखा, समुद्री इलाका इतना सारा है अगर भारत के पास, तो इसके लाभ क्या क्या है। पहला, बंदरगाह का विकास कर सकते हैं हम, ठीक है। जो बंदरगाह होते हैं उनको बना सकते हैं हम इस तटरेखा की। लाभ, एक सबसे बड़ा लाभ है कि बंदरगाह का विकास कर सकते हैं, क्योंकि बंदरगाह के विकास के लिए एक लंबी तटरेखा होना बहुत जरूरी है। तो भारत में ऐसी अनुकूल दशा उपलब्ध है जिसके कारण क्या होता है, रोजगार में भी सृजन होता है, रोजगार भी बढ़ता है, ठीक है। जब बंदरगाह वगैरह का विकास होगा तो मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी, तो इससे रोजगार का भी जो है सृजन होगा। दूसरा, व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। अब ये भारत की इतनी लंबी तटरेखा है, आप देखोगे, मैं आपको मैप में दिखाना चाहूंगा कि इतनी लंबी तटरेखा है। व्यापार करना है अफ्रीका से तो हमें जलमार्ग मिल जाएगा हिंद महासागर से, ठीक है। यहाँ से व्यापार करना है ऑस्ट्रेलिया से, हम जा सकते हैं। व्यापार करना है यूरोप से, हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये क्या है, व्यापार के लिए एक अच्छा जलमार्ग उपलब्ध करवाती है लंबी तटरेखा। और अफ्रीका और औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप, संपन्न पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पश्चिमी तट को जोड़ने वाले जितने भी जलमार्ग हैं उनसे भारत से होकर जो है ये गुजरते हैं, मतलब भारत से होकर गुजरते हैं जितने भी मार्ग हैं। मान लो ऑस्ट्रेलिया को जाना है यूरोप की साइड में तो वो हिंद महासागर से होते हुए जाएगा। आप देखोगे कि हमें अब अमेरिका को जाना है ऑस्ट्रेलिया में तो वो भी हिंद महासागर में एंटर जरूर करेगा। अफ्रीका को जाना है तो वो भी हिंद महासागर में एंटर जरूर करेगा। यूरोप को जाना है वो भी एंटर जरूर करेगा। तो ये एक ऐसा, मतलब ये हिंद महासागर जो है, ये इसकी भारत की जो लंबी तटरेखा है, ये सभी जो बड़े बड़े महासागरीय जलमार्ग हैं वो भारत से होकर हमारे गुजरते हैं, ठीक है। भारत की लोकेशन काफी अच्छी है कि बड़े बड़े जो जलमार्ग हैं व्यापार वाले वो भारत से होकर ही गुजरते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा भारत की लंबी तटरेखा के क्या क्या लाभ हैं उसे। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। बाकी के कौन कौन से आइए देखते हैं। भारत से जो मतलब पहले के देश हैं, सबसे पहले नंबर पे तो रूस आता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। फिर चाइना है, चीन जिसे कहते हैं, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर ब्राजील।
और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, तो ये 7 देश आपको मैंने बताया दुनिया के सबसे बड़े, जिसमें 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। और अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम के बीच में, मतलब गुजरात के बीच में क्या है कि उनके टाइम में 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, गुरु जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम के बीच में 2 घंटे का फर्क है। अब वो फर्क क्यों आता है, आइए देखते हैं। कि अरुणाचल प्रदेश आपको पता है पूर्व साइड में, बिल्कुल पूर्व के कोने में है भारत के, और गुजरात आपका पश्चिम के कोने में है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 30 डिग्री, यानी आपके 2933 किलोमीटर का देशांतरी अंतर है। 30 डिग्री का अंतर होगा, अगर देशांतर का अंतर होगा इस तरीके से, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज को जो है एक देशांतर, मतलब एक ये देशांतर है, फिर इससे अगला देशांतर है, फिर उससे अगला देशांतर है, ऐसे 30 डिग्री का फर्क है। तो सूरज को ऐसे 30 डिग्री के देशांतर को पार करने में मतलब बहुत टाइम लगता है, और एक देशांतर को पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है। जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 देशांतर की दूरी को पार करने में सूरज को कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। कि 30 डिग्री आपको पता है दूरी है बीच की, और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो इसका जो आंसर है वो 120 आ जाएगा, मतलब 120 मिनट, यानी 2 घंटे का फर्क है सूरज का। जो सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि यही कारण है उसका, क्योंकि देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पे। जल्दी ही आगे चैप्टर जो है बचे हुए वो भी हम करके फटाफट आपका सिलेबस खत्म करेंगे और रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।